गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सुरेश कुमार, लेक्चरर सिविल डिपार्टमेंट जीपीसी अलवर। आज हम 307 कोड में जो इम्पोर्टेंट डेटा हैं जो यूज होते हैं एस्टिमेटिंग में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि एस्टिमेटिंग का मतलब ही अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट कैलकुलेट करना है। और एक गुड एस्टिमेटर क्या होता है, जो मोर एप्रोप्रिएट या मोर एक्यूरेट एस्टिमेट तैयार कर सके। लेकिन फिर भी अप्रोक्सीमेट डेटा, अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी, थंब रूल पर बेस्ड हैं बहुत सारी चीज़ें, तो वो आपको ध्यान में रखनी है। तो अगर इसमें हम पूरी बिल्डिंग को इस तरह से भागे डिवाइड करें अलग अलग पार्ट्स में, तो जो लेबर का हिस्सा है, लेबर कॉस्ट है टोटल कॉस्ट की, वो तकरीबन 35 से 40%। और इसका दूसरा जो पार्ट है मटेरियल कॉस्ट है, वो आपका 60 से 65% ऑफ टोटल कॉस्ट। तो इस तरह से ये एक ब्रेकअप है जो मटेरियल की रेट पर भी डिपेंड है और लेबर के ऊपर भी डिपेंड है, और हर एक एरियाज क्षेत्र में अलग अलग है, वो बात वेरी करता है। ऐसा नहीं है कि ये कोई फिक्स है, लेकिन ऑलमोस्ट इस जो रेंज है इसके अंदर ये कॉस्ट हमें मिलेगी। और ये आप लोगों के लिए एक अच्छा प्रश्न भी तैयार होता है कि लेबर कॉस्ट कितनी है, मटेरियल कॉस्ट कितनी है, उसका दोनों का रेशियो क्या है। तो इस तरह से ये पूछा जाता है। ये वाला प्रश्न कई बार पूछा गया है। दूसरी अगर आगे बात करें तो हम बिल्डिंग को दो भागों में बांटते हैं। पहला भाग है फाउंडेशन एंड प्लिंथ, जिसको हम F&P बोल रहे हैं। जब आप एस्टिमेट भी करते हो तो क्वांटिटीज की गणना करते हो, कैसे करते हो? फाउंडेशन और प्लिंथ का एक भाग या एक हिस्सा लेते हैं, और बिल्डिंग जो प्लिंथ से ऊपर है, जिसको हम सुपर स्ट्रक्चर बोलते हैं, उसको दूसरे हेडिंग में या सब हेड में लेते हैं। तो इस तरह से ये भागों में बटी हुई है। हालांकि सुपर स्ट्रक्चर ग्राउंड से ऊपर है, लेकिन एक पोर्शन है बिल्डिंग का जो एनजीएल और प्लिंथ के बीच में जो लाई करता है, वो बेसिकली प्लिंथ पोर्शन कहलाता है। तो अगर F&P के अंदर टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट की कितनी कॉस्ट लगेगी? 18 से 20%। तो सुपर स्ट्रक्चर की कॉस्ट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर यानी प्लिंथ से ऊपर की जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो कॉस्ट अप्रोक्सीमेट 80 से 90% टोटल कॉस्ट की या होल कॉस्ट की। अब अगर बात करें, एक अपनी सिंगल स्टोरी है या ऊपर की स्टोरी है, सेकंड स्टोरी है, थर्ड स्टोरी, इस तरह से, तो कॉस्ट ऑफ सेकंड स्टोरी, अगर दूसरे मंजिल की हम स्टोरी की बात करें तो उसकी कॉस्ट कितनी आई? 85 से 90 ऑफ ग्राउंड फ्लोर। यानी जो फर्स्ट स्टोरी थी उसका 85 से 90% कॉस्ट आएगी सेकंड स्टोरी की। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर मुख्य तौर पर फाउंडेशन प्लिंथ का अपना कार्य उसमें है ही नहीं। अर्थवर्क इन एक्सक्यूएशन और फिलिंग, या तो अगर हम कटिंग में करें या फिलिंग में करें अर्थवर्क, तो उसकी जो कॉस्ट अप्रोक्सीमेट 0.5 से 1% ऑफ द टोटल कॉस्ट आएगी। पीसीसी बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है। पीसीसी प्लेन सीमेंट कंक्रीट, पहले इसको लाइम कंक्रीट भी बोलते थे, लीन कंक्रीट भी बोलते थे, जिसके अंदर हम M7.5 ग्रेड यूज करते हैं। नॉमिनल रेशियो 1:8, या हम 1:3:6 भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर जो कॉमन पर्सन है वो 1:4:8 का। तो ये 5 से 6% ऑफ द टोटल कॉस्ट। डीपीसी वाला पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए बनता है। अगर डीपीसी की मेजरमेंट किसमें होगी, और डोर की सिल को हम डिडक्ट करेंगे, वरांडा के अंदर भी हम डीपीसी नहीं डालते। तो ये पर्सन आपको ध्यान रखने, डैम प्रूफ कोर्स जो सामान्य तौर पर
अब हम 20 ग्रेड का सीसी का डालते हैं, जो जिसका नॉमिनल रेशो 1.5-3 है, उसकी जो कॉस्ट होगी 1 से 1.5% ऑफ द टोटल कॉस्ट, और इसको मीटर स्क्वायर में हम मेजर करते हैं। मोड ऑफ मेजरमेंट की बात करें IS कोड 1200 के अनुसार, तो इसकी हम लेते हैं मीटर स्क्वायर में। क्यों? थिकनेस बहुत कम है, स्पेसिफाई है, तो इसकी 2 डायमेंशन लेंगे, लेंथ और विड्थ, और ये हमेशा प्लिंथ लेवल पर प्रोवाइड करेंगे, और फुल जो विड्थ है, फुल विड्थ ऑफ द वॉल है एट प्लिंथ लेवल, उसमें प्रोवाइड होती है। नेक्स्ट बात करें ब्रिक वर्क की, 30 से 35% ऑफ द टोटल कॉस्ट, रूफिंग 20 से 25% ऑफ द टोटल कॉस्ट, फ्लोरिंग 5 से 6% ऑफ द टोटल कॉस्ट, डोर विंडो 16 से 20% ऑफ द टोटल कॉस्ट, प्लास्टरिंग पॉइंटिंग 10 से 12% ऑफ द टोटल कॉस्ट, वाइट वॉशिंग, कलर वॉशिंग, पेंटिंग 5 से 6% ऑफ द टोटल कॉस्ट। इस तरह से ये एक अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन है जो मटेरियल और लेबर रेट दोनों पर डिपेंड करेगी, प्लेस टू प्लेस चेंज होगी, तो इसलिए ये एक अप्रोक्सीमेट डेटा है। नेक्स्ट देखें वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी इंस्टॉलेशन का 8 से 10%, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का 8 से 10% ऑफ द टोटल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ द सीमेंट, सीमेंट की कॉस्ट 12 से 15% द टोटल कॉस्ट, स्टील की 10 से 12%, ब्रिक्स अगर अपना प्लिंथ एरिया का या फ्लोर जो एरिया है उस लेवल पर, उसका अगर जो वॉल एरिया है वो 20% हो, तो ब्रिक्स हैं 2150 पर मीटर स्क्वायर ऑफ वॉल एरिया। ये भी एक अप्रोक्सीमेट डेटा है। सीमेंट 6.5 बैग, 6.5 बैग पर मीटर स्क्वायर ऑफ प्लिंथ एरिया, यानी जो आपका प्लिंथ एरिया है, ये प्लिंथ एरिया ग्राउंड फ्लोर पर भी आपका हो सकता है, फर्स्ट भी सेकंड भी कहीं पर भी हो सकता है। जो प्लिंथ एरिया है जिसकी गणना हम आउट टू आउट करेंगे, तो उसके लिए प्लिंथ एरिया के 1 मीटर स्क्वायर पर 6.5 बैग अपने को कंसिडर करने पड़ते हैं जनरल केस के अंदर। सैंड 0.5 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर ऑफ प्लिंथ एरिया, स्टील 18 kg पर मीटर स्क्वायर ऑफ प्लिंथ एरिया, पेंट 11 लीटर पर 100 मीटर स्क्वायर ऑफ प्लिंथ एरिया, यानी जो 100 मीटर स्क्वायर है उसके लिए 11 लीटर चाहिए। वाइंडिंग वायर जो एक्चुअली जो मेन बार होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, या जो भी अपने जो स्टीरअप हैं बीम में मेन बार है, तो उनसे जो बांधने के लिए जो काम आते हैं उनको हम बोलते हैं बाइंडिंग वायर। ये सामान्य तौर पर 18 गेज से 20 गेज का है, जो 1 mm से भी कम डाया है, तो इसकी अप्रोक्सीमेट गणना है 1 kg पर क्विंटल, यानी 100 kg के लिए 1 किलो, 1 क्विंटल मीन्स 100 kg के लिए 1 किलो। तो ये भी सारी अप्रोक्सीमेट है कि जो गणना है वो आपको ये इम्पोर्टेंट डेटा जो आपके आगे काम आएगा। एक प्रश्न और है आप लोगों के लिए कि रेट एनालिसिस करते हैं, उसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट है वो एक रीजनेबल अमाउंट देखें तो 10% मानते हैं। रीजनेबल डाटा अगर देखें तो 10% है वो कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट है। अगर मटेरियल डिपार्टमेंट द्वारा सप्लाई किया गया है तो लेबर रेट पर आपको 10% मिलेगा, लेकिन अगर नहीं किया गया है तो लेबर और मटेरियल दोनों पे आपका 10% कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाएगा। दूसरा वाटर चार्जेज, तो वाटर चार्जेज 1.5% है, तो ये 2% आपको जरूर याद रखना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो टर्म है टास्क या आउट टर्म, जो कि इसमें रेट एनालिसिस में यूज होती है, यानी पर डे पर मेसन का जो एवरेज एक मेसन का जो कार्य है जिसको हम कहते हैं टास्क या आउटर, तो रेट एनालिसिस में उसकी भी जरूरत होती है कि एक एवरेज मेसन स्किल्ड के तहत, जो लेबर के तहत स्किल्ड मेसन है, वो पर डे पर मेसन कितना काम करेगा। जो एनबीओ नेशनल बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन द्वारा
एक एवरेज डेटा दिया हुआ है, तो उसके अनुसार भी आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं बात करूं आरसीसी तो 3 मीटर क्यूब है पर मेसन पर डे। सीसी की बात करूं तो 5 मीटर क्यूब है पर मेसन पर डे। इसी तरह से अर्थवर्क ऑर्डिनरी सॉइल है तो 3 है, हार्ड है तो 2 मीटर क्यूब है, रॉक है तो 1 मीटर क्यूब पर मजदूर या पर बेलदार। तो इस तरह से आपको ये इम्पोर्टेंट डेटा ध्यान रखने हैं। अगर मैं ब्रिक मेसनरी की बात करूं फाउंडेशन एंड प्लिंथ में तो 1.25 मीटर क्यूब है पर मेसन पर डे। सुपर स्ट्रक्चर की बात करूं तो 1 मीटर क्यूब है। तो इस तरह से अगर मैं हाफ ब्रिक वर्क या पर्दे की बात करूं तो 5 मीटर स्क्वायर है पर मेसन पर डे, और एक डे के अंदर 8 आवर्स वर्किंग काउंट होता है। तो इस तरह का ये बहुत सारे जो थंब रूल हैं, इम्पोर्टेंट डेटा है, ये आपसे संबंधित से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, जिनको आपको समय समय पर याद करने की जरूरत है। कि एक कंटीजेंसी है 3 से 5% और एक वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट है 1.5 से 2%। तो ये 2% में अच्छी तरह से आपको मेरे जो पिछले वीडियोज हैं उनमें भी मैंने डिटेल से इनका वर्णन किया था, और आगे भी इनको मैं बार बार रिपीट करता हूँ ताकि आपको ये ध्यान में रहे। और एक बहुत कॉमन पर्सन आपसे पूछा जाता बार बार, कौन सा एस्टिमेट डिटेल्ड एस्टिमेट है या मोर एक्यूरेट एस्टिमेट है? तो मोर एक्यूरेट या रिलायबल एस्टिमेटेड डिटेल्ड एस्टिमेट, मोस्ट एक्यूरेट या रिलायबल एस्टिमेटेड डिटेल्ड एस्टिमेट। और आपको पता है डिटेल्ड एस्टिमेट के लिए आपको क्या क्या डेटा चाहिए, ड्राइंग चाहिए, स्पेसिफिकेशन चाहिए डिटेल्ड, और रेट चाहिए। ये अगर आपके पास डेटा है तो फिर आप डिटेल्ड एस्टिमेट ज्ञात कर सकते हो, जिसके हर एक सब हेड है, और लास्ट में जैसे मेन हेड बिल्डिंग का और उसके अंदर जितने भी सब हेड्स हैं सब की क्वांटिटीज उसमें आपको गणना करनी पड़ती है, जो कि आगे जो टेंडरिंग करते हैं उस वक्त काम में आती है। आशा है आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।